हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। आज है 27 अक्टूबर और हम कर रहे होंगे द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। बट बिफोर मूविंग ऑन, मैं चाहूँगा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। नाउ द पर्सन न्यूज़, दिस गाय अरविंद केजरीवाल ये हैं दिल्ली के सीएम। ठीक है, ये हैं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ, उसके प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली इन्होंने क्या कहा है, एक अपील करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने अपील करी है कि जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, जो हमारे 500 के, 2000 के, 100, 200, ये सभी जो नोट्स हैं हमारे करेंसी नोट्स, इन पर लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो लगाई जाए। किसकी? लक्ष्मी गणेश जी की। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? हमारी इकोनॉमी की वजह से, हमारी करेंसी की वैल्यू की वजह से। अब देखो, कुछ टाइम से हमें पैटर्न दिख रहा है कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है ना, वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और वो 82 के मार्क को भी क्रॉस कर चुकी है, 82 प्लस हो चुकी है वो। इट्स हिस्टोरिक। जहाँ पर अभी 1-2 साल पहले ही, मैं कहूँगा प्री कोविड में ही 72 होता था, आज वो 82 होने लगा है, और ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, ये वाली बात भी साफ है कि हमारी करेंसी बाकी करेंसी से बेटर परफॉर्म कर रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इस लेवल पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यूएस डॉलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अपने कुछ रीजंस हैं, वो मैंने डिस्कस करे हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हैं मेरे पुराने। बट इनका कहना है कि अगर अगर हम लक्ष्मी गणेश जी को अपनी करेंसी में लगाएं तो हमारी करेंसी को रिवाइव करने में उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लक्ष्मी गणेश जी की। इनकी तरफ से ये कहना है। इन्होंने अपनी बात में एक और चीज़ मेंशन करी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी जो है हमारे फादर ऑफ नेशन, उनको हटाया जाए, नहीं। इनफैक्ट उनके साथ ही ये या तो उनकी फ़ोटो के साथ ही लक्ष्मी गणेश जी को भी लगाया जाए, या फिर अलग से एक सीरीज़ चलाई जाए नोट्स की। आपने देखा होगा काफ़ी सारी सीरीज़ चला करती थी नोट्स की। ठीक है, पहले एक सीरीज़ चली, फिर दूसरी भी चली, फिर तीसरी चली। अभी रिसेंटली हमारे जो करंट टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। तो 2022 में हमारी दो सीरीज़ चल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो जो नए नोट्स थे आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, इसमें 2000 और 5000 इनके नोट्स भी थे। और जो दूसरी सीरीज़ है वो हमारी पुरानी वाली, जिसमें हमारे के 10 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 50 का नोट भी है। ठीक है, ये दो हमारी अब सीरीज़ चल रही हैं। और ऐसा नहीं है, देखो, ये वाली जो सीरीज़ की बात कर रही है ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। बट अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी की फ़ोटो के साथ ही लगाई जाए, ये इंडिया में यूनिक है। बट ऐसा नहीं है कि ये यूनिक है, ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि गणेश जी की फ़ोटो और किसी करेंसी में है। अब वो किस करेंसी में, वो इंडिया की करेंसी नहीं है। आपको सुनकर लगेगा कि वो नेपाल की करेंसी होगी, क्योंकि इंडिया के बाद तो एक नेपाल ही बचता है, जहाँ पर नो, नेपाल सबसे सेकंड, देखो, फर्स्ट नंबर पर तो हिंदू पॉपुलेशन में डेफिनेटली डेफिनेटली इंडिया ही है। बट सेकंड में नेपाल नहीं है। बट नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, तो फिर कौन सा देश है जिसकी करेंसी में गणेश जी हैं? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो करेंसी है उसको कहा जाता है रुपिया। रुपिया। तो इनकी करेंसी में अगर आप देखो तो गणेश जी हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इंडोनेशिया है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। क्या है? मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है। तो जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन में इतनी इम्पोर्टेंस दी जा सकती है गणेश जी को, ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं दी जा रही है, तो ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि या तो इस तरीके से लगाया जाए या फिर अलग से एक सीरीज चलाई जाए। ठीक है, इसके ऊपर इतना ही है। नाउ टुडेज इन फोकस सेक्शन। तो बेसिकली आज हम पढ़ने के वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हम डिस्कस किया, और अभी हम पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में। दूसरा, ये हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं डर्टी बॉम्ब्स। तो रशिया वर्सेस यूक्रेन, ऑब्वियसली अब ये बताने की ज़रूरत तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, डर्टी बॉम्ब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, और किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब से डिफरेंट है। ठीक है, जयशंकर रिप्लाई। तो यार देखो, रिप्लाई मैंने कल के लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था, जिसने नहीं देखा हो जाकर देखो, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है।
रिसेंटली एक चाइना के एनवॉय हैं टू इंडिया, ठीक है, उनकी फेयरवेल थी, तो उन्होंने अपनी फेयरवेल में कुछ बातें कही हैं इंडिया और चाइना के टाइज को लेकर। तो उस पर जयशंकर जी ने रिप्लाई किया है। FATF, इसके ऊपर एक एडिटोरियल है, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे होंगे। और आपको पता ही है भी FATF का क्या हुआ है, पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट में से हटाया गया है। CCI वर्सेस गूगल, तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, इन्होंने गूगल पर एक केस, क्या नाम है, फाइन इम्पोज किया था 2000 समथिंग करोड़ का, ठीक है, कितने का, 2000 करोड़ का। और अब इन्होंने एडिशनली 900 कुछ का, अराउंड 938 का करोड़ का, इसका और कर दिया है एडिशनल। जी हाँ, एकदम फ्रेश। इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। और गूगल की इसके ऊपर क्या रिएक्शन है वो भी हम देखेंगे। और फिजिकल स्पेस, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हमारे इकोनॉमी के सेक्शन से है। नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़, डर्टी बॉम्ब, ठीक है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस करा है हमने कि भाई डर्टी बॉम्ब है और न्यूक्लियर वेपन से किस तरीके से लिंक्ड है। सो बेसिकली डर्टी बॉम्ब, देखो न्यूक्लियर वेपन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर वेपन ना हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनमें रेडियो एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। और यही चीज़ डर्टी बॉम्ब में भी होती है। जो डर्टी बॉम्ब्स होते हैं दे आर नॉट ऑन न्यूक्लियर बेसिस, वो न्यूक्लियर पावर पे नहीं होते, बट जो डर्टी बॉम्ब होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये खास करके यूरेनियम वगैरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव में ज़्यादा होते हैं। अगर कहीं पर मान लो किसी लैंड पर, किसी भी लैंड पर हमने इसको छोड़ा, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह दूर तक तो नहीं जाएगा, बट ये रेडियो एक्टिवनेस अपनी एयर में छोड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियाँ, ठीक है। और एक एक कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन हो जाता है और वो जगह ना एकदम आइसोलेट हो जाती है। तो डर्टी बॉम्ब्स इस लेवल के बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि यूक्रेन जो है, जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है। जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो प्लानिंग कर रहा है डर्टी बॉम्ब्स को यूज़ करने की, ठीक है। तो अब रशिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, दो स्टेप्स लिए थे रशिया ने, ठीक है। पहला स्टेप्स था, इन्होंने जो भी वर्ल्ड लीडर्स थे उनको कॉल करवाई, ठीक है। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी रशिया की, उन्होंने, एक्चुअली फॉरेन मिनिस्ट्री होगी डेफिनेटली, ऐसी कोई रिपोर्ट्स बाहर आई नहीं है, बट ये है कि हाँ रशिया ने कांटेक्ट किया है। तो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कांटेक्ट किया है किनको, कुछ देशों को, जैसे US, ठीक है, जैसे UK, फ्रांस, इसके अलावा टर्की, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। अभी तक यही रिपोर्ट्स आई हैं कि इन देशों को किया है, इन देशों की तरफ से पता चला है। और बाकी कितने देशों को किया है, अगर किसी को किया होगा तो पता नहीं, बट हाँ जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो यही हैं, ठीक है। देखो इंडिया, चाइना और टर्की, ये तो रशिया की कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट्स हैं। फ्रांस फ्रांस काफ़ी न्यूट्रल रहता है, और फ्रांस भी कहीं ना कहीं पीस को देखता है, तो इस वजह से फ्रांस को कांटेक्ट किया। और US और UK को इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। तो इसलिए वो बता रहा है, रशिया बता रहा है कि अगर अगर यूक्रेन डर्टी बॉम्ब्स यूज़ करेगा तो हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायरेक्टली नहीं कहा है, इनडायरेक्टली कहा है। पहली चीज़ तो उन्होंने कांटेक्ट करके ये बताया है, ठीक है, ये चीज़ बताई है, ठीक है। और दूसरी इन्होंने क्या करी है चीज़, दूसरी इन्होंने एक वीडियो को मॉनिटर किया है खुद से, व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन मॉनिटर्स प्रैक्टिस लॉन्चेस बाय रशियाज न्यूक्लियर फोर्सेस। सो बेसिकली जो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लॉन्चर्स हैं, है ना, कुछ मिसाइल्स हैं, उनकी टेस्टिंग करी गई है, उनको लॉन्च किया गया है, ठीक है, और उसकी वीडियो भी बनाई गई है। और ये व्लादिमीर पुतिन ने मॉनिटर किया है और उसकी वीडियो को अपलोड किया गया है, ये साइन देते हुए कि हम भी कोई पीछे नहीं है, हमारे पास भी बहुत बढ़िया वेपन्स हैं। तो सोचिएगा कई बार। और यूक्रेन ये बॉम्ब्स यूज़ कहाँ करेगा, देखो मज़े की बात ये है, यूक्रेन से बॉम्ब्स यूज़ कर कहाँ रहा है, ठीक है। यूक्रेन वो कहाँ कर रहा है, वो कर रहा है
रशिया की लैंड पर नहीं कर रहा, वो जो रशिया की ओरिजिनल लैंड है उस पर नहीं कर रहा, वो कर रहा है उन लैंड पर जो रशियन ऑक्यूपाइड हैं, वो रशियन ऑक्यूपाइड लैंड पर कर रहा है। अब देखो यार, अब मैं क्या कहूँ, इस टाइम दुनिया देख रही है कि यूक्रेन भी किस तरीके से वॉर को बढ़ावा दे रहा है, और जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो किस तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर परमानेंटली बना रहे हैं। मतलब जितनी ज़्यादा वॉर वो करेंगे और जितना अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर दिखाएंगे ना, वॉर रुकने के बाद वो उतने ही स्ट्रांग लीडर बन के आएंगे, इलेक्शन उतनी अच्छी तरीके से जीतेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है कि जो रशियन ऑक्यूपाइड ज़मीन है, जिसको यूक्रेन क्लेम करता है कि हमारी है, डेफिनेटली वो उनकी थी अब तक, और वो अभी भी कहता है कि हमारी ही है। तो ऐसे रीजन में वो क्या कर रहा है, वो ये बॉम्ब्स गिरा रहा है। कैसे बॉम्ब्स? कोई ऐसे वैसे बॉम्ब्स नहीं कि आर्मी पे गिरा दिए, वो डर्टी बॉम्ब्स हैं। ये डर्टी बॉम्ब्स ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो सिर्फ आर्मी पे या किसी एक दो जने पे या किसी एक बिल्डिंग पर अटैक नहीं होता, ये पूरे के पूरे सिटी पर अटैक होता है। कई सारी डिजीज़ जाती हैं। तो अगर ये अपना कहते हैं, अगर ये अपना क्लेम करते हैं उन रीजन्स को जो रशियन ऑक्यूपाइड हैं, तो उस पर डर्टी बॉम्ब्स क्यों? वहाँ तो इनके लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर पूरी दुनिया देख रही है यूक्रेन का दोगलापन। ठीक है, अब देखो, मैंने इसमें आपको बताया कि दो रिएक्शन आए रशिया ने। जब ये चीज़ हुई तो रशिया ने दो रिएक्शन दिए। पहला तो उन्होंने कांटेक्ट किया सभी वर्ल्ड को, जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं, और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, उन्होंने लॉन्चेस करे, अपनी पावर बताई। नाउ, अब ये जो इन्होंने कांटेक्ट किया, इसमें रिएक्शंस कैसे आए? जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस है, यूके है, ठीक है। तो इन इन कंट्रीज़ ने क्या करा है, यूएस यूके जैसी कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, गलत है। कुछ कंट्रीज़ रही फ्रांस और टर्की, इनका कोई खास रिएक्शन था नहीं, इन्होंने सुन लिया और इन्होंने यूं ही स्ट्रेटेजिकली बात कर ली। अब आते हैं इंडिया और चाइना पे, जो कि रशिया के सबसे बड़े एलाई कहे जाते हैं। इंडिया और चाइना, देखो इंडिया और चाइना का स्टांस एकदम क्लियर था। क्या? वॉर्न अगेंस्ट एन ऑप्शन। एन ऑप्शन मतलब न्यूक्लियर ऑप्शन। तो जो चाइना है और जो इंडिया है, इन दोनों ने सेम बात कही कि देखो, आप धीरज रखो, और कुछ भी होता है, कैसे भी होता है, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, न्यूक्लियर ऑप्शन पर नहीं जाना है, वरना हम भी आपकी सपोर्ट छोड़ देंगे। अभी जितनी भी हमने सपोर्ट दे रखी है हम वापस ले लेंगे। चाइना ने तो बहुत ज़्यादा दे रखी है बढ़ चढ़ कर। इंडिया भी न्यूट्रल स्टांस पर है, तो कहीं ना कहीं रशिया की सपोर्ट में है। तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फुली आइसोलेट हो जाओगे, सब बंद हो जाएगा। अभी तो कुछ देशों ने सैंक्शन लगा रखे हैं, सभी देश आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देंगे, इतने एग्रेसिव मत होना। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है। नाउ हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स की। तो देखो, अभी भी ना काफ़ी प्रॉब्लम है। देखो, इंडियन स्टूडेंट्स रिमेन इन यूक्रेन, यूक्रेन तो लिखा है, बट ये रशिया में भी हैं। अब देखो, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि यूक्रेन से निकाल दो, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, बट अभी तो यूक्रेन भी अटैक कर रहा है ना रशिया पे। तो जो हमने स्टूडेंट्स अपने यूक्रेन से निकाले थे, वो बाद में रशिया में भेजे थे। अगर आपको याद हो तो रशिया ने कहा था कि जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं, तो हमने रशिया में भेजे थे। तो रशिया में अगर ऐसे बॉम्ब्स यूज़ करे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट सेफ़ नहीं है। ठीक है, और रही बात यूक्रेन की, तो यूक्रेन में भी कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है, और सही बताऊं तो इंडिया और चाइना दोनों के हैं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि रशिया के एलाई हैं, जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स हैं, रशिया में, यूक्रेन में, दोनों में। तो अगर ऐसे में किसी भी देश पर डर्टी बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है, तो वहाँ पे सीधा सीधा उस देशों के उन देशों के स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत गलत स्टेप हो जाएगा अगर यूक्रेन डर्टी वेपन्स यूज़ करता है और रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करता है। ठीक है, इसके ऊपर इतना ही था। एक यहाँ फ़ोटो दिखाई दे रही है मुझे इनकी, मैंने अपने पिछले ही लेक्चर में इनके ऊपर डिस्कस किया और काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। ये हैं सुन वाइडोंग। ठीक है, सन वाइडोंग, सुन वाइडोंग, पता नहीं क्या कहेंगे, चाइनीज़ नाम बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इनकी ना फेयरवेल स्पीच थी
इनकी फेयरवेल स्पीच थी, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। इन्होंने क्या कहा मेरे पिछले लेक्चर में ही है, जस्ट पहली वाली वीडियो, ठीक है, उसको एक बार जाके चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस बाय शुभ गोयल की, उसमें आपको दिखेगा। तो इन्होंने कुछ इंडिया और चाइना को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, कुछ इन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में बातें कही थी। तो फाइनली जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनकी तरफ से उन चीज़ों का रिप्लाई आया है, और पॉजिटिव रिप्लाई आया है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने भी पॉजिटिव बातें कही थी। इन्होंने एशियन सेंचुरी के बारे में बात कही थी, इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से लड़ने के बारे में बात करी थी, इन्होंने इंडिया और चाइना के कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करी थी, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट हैं, जो इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस कल्चर वगैरह को लेकर, तो जो कल्चर वगैरह को लेकर डिफरेंसेस हैं, इंटरेस्ट उससे ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम है, और इंटरेस्ट जो है, जो कॉमन इंटरेस्ट है दोनों देशों का, वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को उस पर चर्चा करती रहनी चाहिए, ठीक है। बट अब रिप्लाई क्या आया है डॉक्टर एस जयशंकर का? इन्होंने अपने रिप्लाई में कहा है पीस इन बॉर्डर एरिया एसेंशियल फॉर नॉर्मल टाइज विद चाइना। तो देखो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, हालांकि सिर्फ यही नहीं कहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कही है, वो हम इसमें नीचे डिस्कस करेंगे। बट देखो जो हेडलाइन है और जो इनकी स्टेटमेंट है वो कितनी ज़्यादा, एक देखो कोई और होता ना तो सीधे सीधे बोलता हाँ बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर बॉर्डर पे भी दिक्कत आ रही है, ये है वो है। बट देखो ये है एस जयशंकर, इन्होंने कितना स्ट्रेटेजिक आंसर दिया, पीस इन बॉर्डर एरियाज एसेंशियल फॉर नॉर्मल टाइज विद चाइना। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्मल टाइज होने चाहिए तो जो पीस बॉर्डर है, जो बॉर्डर पे पीस है, वो मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मॉक किया है चाइना को, चाइना के कह सकते हैं जो चाइना इन्वेजन है, जो सिनो इंडिया वॉर के टाइम पर उन्होंने क्या, अरुणाचल प्रदेश और दूसरा था अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों एरियाज़ में जो इन्होंने चाइना ने एग्रेशन दिखाया है, और काफ़ी दिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं है अभी भी रुक गए हैं, बहुत ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। बट अब इनकी तरफ से बेसिकली कहना है कि बट अब टाइम आ गया है कि इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, और जो भी डिसंगेजमेंट वगैरह हुई है उसको प्रॉपरली अंजाम दिया जाए, ठीक है। जो भी इलीगली ऑक्यूपाइड है, खैर ये वाली लाइन उन्होंने नहीं कही है कि इलीगली ऑक्यूपाइड, बट जो चाइना ऑक्यूपाइड है जगहें, उनको भी देखा जाए, उनको दोबारा से सिस्टमेटिकली उनको अरेंज किया जाए, ठीक है। तभी हम एशियन सेंचुरी की तरफ जा पाएंगे, और जो कॉमन इंटरेस्ट वाली बात है तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे। ये सभी बातें जो सन वेडोंग ने कही हैं उनको हम फॉलो कर पाएंगे, और इसी के साथ उनका जो चाइनीज़ एनवॉय थे, ठीक है, उनकी फेयरवेल होती है। जब बात चाइना की होती है ना तो कई सारी एक के साथ एक न्यूज़ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। चाइना की तरफ से एक और डेवलपमेंट न्यूज़ है, वो ये है, चाइना अ फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, इनहेलेबल मतलब सूंघने वाली वैक्सीनेशन कोविड-19 की चाइना ने बनाई है। क्या निडल फ्री वर्क, तो क्या बिना सुई की वर्क करेगी, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आपके GS3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ पर इसमें जानने जैसा क्या है, क्योंकि ज़्यादा लंबी न्यूज़ नहीं है ये, इसमें जानने जैसा ये है कि देखो दो तीन चीज़ें, हम इसमें चाइना के एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे इनहेलेबल वैक्सीन के बारे में, ठीक है। इनहेलेबल वैक्सीन के ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो कुछ इसकी लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो इसके एडवांटेजेस यही हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, आपने डेफिनेटली कुछ वीडियोस जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, जिनको इंजेक्शन से निडल्स का फियर है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो हम कुछ बच्चों की वीडियोस देखते हैं, कुछ फीमेल्स की वीडियोस देखते हैं, कुछ मेल्स की भी देखते हैं चिल्लाते हुए, बट सबको हम एक ही नज़रिए से देखते हैं कि कितने डरपोक हैं। बट कुछ लोगों को जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जो नहीं कर सकते। कई ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एज फैक्टर भी कई बार होता है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं
और या फिर काफ़ी यंग होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। ठीक है, ये भी एक सीरियस इशू है कि हम निडल फ्री वैक्सीन नहीं बना पाते। और उन जिन लोगों को लिटरली प्रॉब्लम है, सिर्फ एज फैक्टर ही नहीं है, कई लोगों को और भी होती हैं प्रॉब्लम्स, उन लोगों के लिए वो वैक्सीन लगवाने से बचते हैं। लिटरली ऐसे मेरी फैमिली में भी कई लोग हैं, जस्ट बिकॉज वो कोविशील्ड को वैक्सीन इसलिए ही नहीं लगवा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको निडल फियर है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और कहीं ना कहीं इसकी परसेंटेज बढ़ेगी अगर इनहेलेबल वैक्सीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लाया जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च होती है, इनोवेशंस होते हैं, तो डेफिनेटली ये इसके परसेंटेज भी बढ़ेंगे किसी भी प्रॉब्लम में, कैसी भी प्रॉब्लम में वैक्सीनेशन लेने के नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। अब इसमें देखो जानने जैसा क्या है, इसमें पहली बात तो जानने जैसा ये है कि एक स्वीट मिस्ट की तरह है, मतलब बस सूंघ लिया हो गया। ठीक है, इट्स अ मिस्ट, स्वीट मिस्ट की सूंघते हैं इसको माउथ से। ठीक है, इसको माउथ से सूंघा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, प्रॉब्लम जो है, एग्जैक्ट जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जितनी भी अब तक की नस्ल वैक्सीन देखी गई हैं जो कि हम कह सकते हैं इनहेलेबल हैं, वो वैक्सीन्स कहीं ना कहीं उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। डेफिनेटली चाइना ने बनाई है, टेस्ट करी होगी, वो सब करा होगा, बट उनके सक्सेस चांसेस बहुत कम हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ क्या अराइज होएगी? प्रॉब्लम अराइज होएगी कि अगर ये वाली वैक्सीन्स मार्केट में आती हैं, अगर इनको वो मान्यता मिलती है, और ये डब्ल्यू की रिपोर्ट है, डब्ल्यू की तरफ से है कि ग्लोबली उतनी सक्सेसफुल इनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई हैं जितनी होनी चाहिए, हो या हो सकती थी, या फिर जो निडल वैक्सीन्स हैं उनकी होती हैं। ठीक है, इनके सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं नस्ल वैक्सीन्स के। प्रॉब्लम क्या अराइज होएगी, जब ये मार्केट में आएगी ना ये वैक्सीन, ऐसी कोई वैक्सीन जब आती हैं, चलिए मैं कॉमनली बात करता हूँ, ठीक है, जनरल एस्पेक्ट पे बात करता हूँ, जब ऐसी वैक्सीन्स आती हैं ना, तो उनको पता है कौन लोग लेते हैं, उनको सब लेते हैं। सिर्फ वही नहीं, आती तो भले उन लोगों के लिए जिनको फियर है, बट इसको लेते सब लोग हैं क्योंकि काफ़ी सहूलियत हो जाती है इससे। अब ऐसे में ना परसेंटेज तो बढ़ेगा, बट जो निडल वैक्सीन्स हैं ना, जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किससे? नस्ल वैक्सीन से ज़्यादा होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैक्सीनेशन में बढ़ेगा, बट निडल वाली वैक्सीनेशन में कम हो जाएगा, जिसके सक्सेस रेट ज़्यादा है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इसका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है, और जब लोग इस पर शिफ्ट करेंगे, जो कि डेफिनेटली करेंगे भी, जब इस पर लोग शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर उनके सक्सेस रेट कम हो जाएगा। उनको जो वैक्सीनेशन, निडल वैक्सीनेशन करने के बाद का जो उनका चांसेस हैं सक्सेस होने के, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये सिर्फ यही एक रीज़न, देखो इजी डिलीवरी है कि सिर्फ सूंघ के ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है इसके सक्सेस रेट की। ठीक है, तो वो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ वही केस है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब चाइना की बात हो ही रही है, तो चाइना के अलाई, प्यारे से अलाई, बहुत मोहब्बत वाले अलाई, जिसको यूएस छीनना चाह रहा है F-16 के पैकेज से। ठीक है, जैसे F-16 का पैकेज आया था ना, किसके लिए? पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, जैसे F-16 का पैकेज आया था, ऐसी एक चीज़ और हेल्प करा दिया यूएस ने। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है इस बारे में कि जो पाकिस्तान है वो किसमें, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़, जब जहाँ पर नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में है सीधा। मैंने लिस्ट के बारे में बताया था आपको, तीन होती हैं, वाइट, ग्रे, ब्लैक। ठीक है, पिछला लेक्चर ज़रूर देखना। आज मैं जितनी भी न्यूज़ कवर कर रहा हूँ ना कहीं जुड़ी हुई है पिछले लेक्चर से। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया जैसा जहाँ ब्लैक लिस्ट में है, वहाँ पाकिस्तान जैसा स्पॉन्सर्ड, और कह सकते हैं सेंटर है वो तो टेररिज्म का दुनिया में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ये जो देश हैं, सभी के इनके बॉर्डर मिलते हैं। ये जो देश हैं ये सेंटर है टेररिज्म के दुनिया में। इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है, हालांकि वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो ठीक है, अब पाकिस्तान की बात
अगर हम करें, एक एडिटोरियल है इसके ऊपर, हम उसको डिस्कस करते हैं। नाउ अब आप हेडलाइन को ध्यान से देखेंगे तो हेडलाइन ही कहीं ना कहीं हमें बता रही है द मिसलीडिंग एग्जिट। ठीक है, ये जो एग्जिट है, जो पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट की एग्जिट है, वो मिसलीडिंग है। वो कहीं ना कहीं उसके पीछे और कुछ सोर्सेज हैं। अब वो क्या हैं? वो पाकिस्तान के कौन ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं, किसमें? FATF में। FATF के बारे में आपको बताऊं, 39 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको चलाया है। ठीक है, चल रही है अभी भी। और ये बनाई गई थी 1898 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1898 और 1889। ठीक है, ऐसे ही किसी देश में बनाई गई थी 1989। सॉरी, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। 1989 में ये FATF बनाई गई थी। और जब इसकी स्टार्टिंग थी ना, मैं आपको बताऊं, जो उसकी स्टार्टिंग थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही थी सिर्फ। अभी जो एक काम करती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो करती है, साथ साथ टेरर फाइनेंस के लिए भी ये वो एक वॉच डॉग है। ठीक है, उसके लिए भी ये काम करती है, टेररिज्म के फाइनेंस के लिए। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये टेरर फाइनेंसिंग का ही है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, अब ये पर बाद में ये इसमें आई कैसे? ठीक है, ये बाद में आई कैसे? तो जो अटैक हुए थे, ये जो अटैक हुए थे सितंबर 11 2001, जो कि किससे? 9/11 से फेमस हैं, 9/11 के नाम से वो पॉपुलर हैं, उसमें अटैक हुए थे। तो जो G7 ने, जो G7 कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा, उन्होंने FATF को बनाया था 1989 में। ठीक है, और उसके बाद ये किसका था? मनी लॉन्ड्रिंग का। और फिर 2011 में 26/11, वो सॉरी 9/11 अटैक के बाद, 26/11 नहीं, क्योंकि 26/11 कब हुआ है? 26/11, 26 नवंबर जो था वो हुआ है मुंबई का, जो मुंबई का टेररिज्म था। अब देखो, वेस्ट का हमेशा से रहा है कि जब तक अपने ऊपर नहीं आती ना, कुछ नहीं करते। और अब तो इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है, अब तो इंडिया ग्लोबल पावर है, बट उससे कुछ टाइम पहले, और स्पेशली अगर हम बात करें कि हम 2011 की बात कर रहे हैं, तब तो इंडिया इतना ऊपर स्टांस पे था भी नहीं। इंडिया नहीं था, चाइना नहीं था। तो जब तक इनके ऊपर, इनके खुद के ऊपर अटैक नहीं हुआ ना, टेररिस्ट अटैक जो इनका हुआ था 9/11 को, ठीक है, जब तक इनके ऊपर नहीं हुआ तब तक ये नहीं माने, तब तक इनको समझ नहीं आई। तब वैसे तो इंडिया करता रहा कि भाई टेररिज्म है, इसको रोको, कुछ करो, बट वो ग्लोबल टॉपिक नहीं था। जब तक यूनाइटेड स्टेट्स में टेररिज्म नहीं हुआ, US में, तब तक ग्लोबली किसी को कुछ नहीं पता था। और जैसे ही वहाँ पर हुआ, तब सब एकदम खड़े हो गए कि हाँ, टेररिज्म तो है, टैकल करना पड़ेगा। फिर FATF में भी इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग खोली और सब करा। ठीक है, तो वेस्ट का हमेशा से रहा है यही। और अब पाकिस्तान का निकलना FATF से, ये भी वेस्ट की ही देन है। ठीक है, हम काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कोई छुपी बात नहीं है। तो सीधा सीधा मैं बोलूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका हाथ है किसमें? पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने में। ठीक है, पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने में। और ये पहली बार नहीं है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया या उससे निकला, नहीं, ये पहले भी हो चुका है। ये तो चौथी बार है, नहीं, एक्चुअली तीसरी बार है। जब पहली बार हुआ था, 26/11 अटैक हुए थे, 26/11 2008 में। 2008 में सबसे बड़ा इंडिया ने अपना अटैक देखा है, मुंबई में जो हुआ था टेररिस्ट अटैक, जिसमें संजय दत्त वगैरह भी इन्वॉल्व हो गया था, वो था 26/11 अटैक। ठीक है, उसके बाद जब 9/11 अटैक हुआ, 9/11 माने सितंबर 2011, ठीक है, उसके कितने 3 साल बाद तब इनकी आंखें खुली। तो सबसे पहले तो टेररिज्म के उस चलते पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था 26/11 के टाइम पर। उसके बाद दूसरी बार कब गया था? दूसरी बार गया था फरवरी 2012 को, फरवरी 2012 को। अब देखो, मैंने क्या बताया, 2011 को, नवंबर 2011 को अटैक्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सितंबर 2011 है। तो सितंबर 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स में अटैक होते हैं। अब इन अटैक्स में क्या देखा गया? US अब जाकर जागरूक हुआ कि अरे नहीं, हमें तो करना पड़ेगा, टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो बहुत एक थ्रेट है दुनिया में। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब जब 26/11 अटैक मुंबई में हुए, फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, तो उसके बाद ज़्यादा किसी ने ध्यान दिया नहीं, किसी को कुछ परवाह नहीं थी, डेफिनेटली नहीं थी परवाह। तो इसलिए पाकिस्तान वहाँ से फिर से बाहर निकल गया। बट
जब दोबारा से 9/11 अटैक हुए ना, तब पाकिस्तान को इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को दोबारा, पाकिस्तान को दोबारा डाल दिया। तो फर्स्ट टाइम तो वो गया था कब, 26/11 के टाइम पर, ठीक है, तब वो निकल गया बाहर, क्योंकि किसी को कुछ पड़ा ही नहीं था, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में हुआ था ना, इंडिया की तो जान की कमी है ही नहीं, ठीक है। जान इंडिया में अगर लोगों की जान जा रही है, मैं अगर स्पेसिफिकली एशिया में कहूँ, तो किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर 100 जानें भी जाती हैं ना एशिया में, किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर यूरोप में चली जाती है ना एक भी जान, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो जब वो 26/11 के उससे गया, तब वो बाहर आ गया अपने आप ही, को टेंशन ही नहीं। 9/11 से जब गया, ठीक है, 9/11 से तो वो बहुत टाइम तक अंदर रहा। 9/11 में जब वो गया तो बहुत टाइम तक अंदर रहा, और जब कब तक रहा, जब तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसकी, अमेरिका की मदद नहीं करी। अमेरिका की मदद किस में, अफगानिस्तान में। कैसे, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन को टैकल करने में, ठीक है। आपको पता होगा जो रशिया था, उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, अटैक नहीं कहेंगे, मतलब टेररिस्ट के खिलाफ, और वहाँ की चलती चीज़ों को देखकर उसने वहाँ पे इंटरवीन किया था। वहीं पे अमेरिका भी आया कि हम भी करेंगे, तो उसने, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ लिया, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे था, ठीक है। तो पाकिस्तान की हेल्प की वजह से ही यूएस यहाँ जीत पाया। और आपको पता ही होगा जो बाइडेन के टाइम पर उनकी आर्मी वापस गई थी यहाँ से, काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। तो जब तक पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प नहीं करी, तब तक वो नहीं निकला बाहर। तो ये देखा जा रहा है कि कैसे यूएस की एक ना हेजमनी है, कि जब तक यूएस की हेल्प नहीं करी ना, तब तक वो बाहर नहीं निकला, और जैसे यूएस की हेल्प करी एकदम बाहर निकल गया। ये भी एक मिस्ट्री थी, मिसलीडिंग था कि भाई बाहर कैसे निकल गया वो, ठीक है। और अब आइए बात तीसरी बार जून 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 अब तक, ठीक है, ये अब तक बाहर था। और अब कैसे बाहर आ गया एकदम, वो सबको पता है, सबको दिख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर डिस्कस किया गया कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी देखा गया है कि वेस्ट का, वेस्ट जो है उसकी कितनी बड़ी एक, मैं कहता हूँ सॉफ्ट पावर है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। मैंने आपको पहले ही बताया 39 में से अराउंड 80%, जो 80% FATF के मेंबर्स हैं वो यूएस के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। जैसे कोरिया है, माने साउथ कोरिया है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, जो भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो और ये यही सारे देश जो डायरेक्ट इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं उसकी वजह से। और कहीं ना कहीं देखो, पाकिस्तान, पाकिस्तान के और भी हैं, कौन, जैसे ईरान है, ये भी FATF का मेंबर है, सऊदी अरेबिया, ये भी, चाइना और मलेशिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे देश पाकिस्तान के एक ऑनेस्ट एलाई हैं। जैसे हमारे लिए कहा जाता है ना, हमारे लिए भी कई सारे देश हैं, यूरोप के हैं, ठीक है, इसके अलावा रशिया है। तो ऐसे ये सारे देश हैं पाकिस्तान के लिए, इनके एक ऑनेस्ट एलाई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक जीत हम कहेंगे। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में काफ़ी अच्छी एक, कहा जाता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी अच्छी है, बढ़िया है, डेफिनेटली है, पाकिस्तान से कहीं आगे है, बट पाकिस्तान की भी कोई बेकार नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विन है, ठीक है। इसके साथ मुझे एक एडिटोरियल और दिख रहा है, एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट हाँ, CCI वर्सेस गूगल, ठीक है। CCI, CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस गूगल। तो हुआ क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 1337.76 करोड़ का, किसके ऊपर, गूगल के ऊपर क्या लगाया था, एक फाइन लगाया था, एक पेनल्टी लगाई थी। इसको काफ़ी बड़ा अमाउंट देखा जा रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट है, इंडिया की तरफ से पहली बार इतना बड़ा अमाउंट का फाइन लगा है गूगल को, ठीक है। किसी भी कॉरपोरेट हाउस को इतना बड़ा फाइन लगा है, अराउंड ये कह सकते हैं 13.5 थाउजेंड करोड़, इतना बड़ा अमाउंट, ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट लगाएंगे, ओके, 1.35,
इतना बड़ा अमाउंट है ये। तो ये पहली बार लगा है इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा अमाउंट। बट ये गूगल के लिए सबसे बड़ा अमाउंट नहीं है। गूगल पे ऑलरेडी जो यूरोपियन यूनियन का कमीशन है, ठीक है, वो ऑलरेडी लगा चुका है कई, आई थिंक 2500 करोड़ के आसपास, वो अगर रुपीज़ में बात करें तो वो लगा चुका है ऑलरेडी। तो गूगल के लिए सबसे बड़ा नहीं कब, पर काफ़ी बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर गूगल ने क्या कहा, इंडिया की तरफ से क्या आया। तो देखो, हमें पता है गूगल क्या 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 नाम है, इलीगल प्रैक्टिसेस करता है। अब हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गूगल की इन प्रैक्टिस की वजह से जो वो कंपटीशन को अपने किल करने के लिए करता है, ठीक है, उसको देखते हुए उसके ऊपर ये बड़ा फाइन लगा था। कितना, 1300 इतने का कुछ का। इसके ऊपर 930 का कुछ का और रख चुका है फ्रेश। ठीक है, कितने का, 936.44 करोड़, 936.44 करोड़। और ये किस वजह से लगा है, ये कहीं ना कहीं प्ले स्टोर की वजह से ही लगा है। किस तरीके से प्ले स्टोर में जो बाकी अदर जो हम कह सकते हैं क्रिएटर्स हैं, उनकी ऐप को किस तरीके से दबाता है ये, जो उसके कॉम्पिटिटर्स बन के आते हैं। ठीक है, अब गूगल की तरफ से प्रतिक्रिया ये रही है कि उन्होंने कहा है कि वो चैलेंज करेंगे सीसीआई को। अब कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे वो तो देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या कहीं और करेंगे, है ना, इंटरनेशनल बॉडी में कहीं से कर सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहीं को अप्रोच कर सकते हैं वो। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ करेंगे। वैसे सिंगापुर में जो है सबसे ज़्यादा वहीं जाया जाता है, और ख़ास करके जो अमेरिकन कंपनीज है, जब भी इनका कोई पंगा होता है ना इंडिया के साथ, तो वहीं जाती है। जैसे अभी अमेजोन वर्सेस रिलायंस हुआ था, आपको पता होगा। इनके रिटेल में इनके साथ हुआ था थोड़ा। जो बिग बाज़ार है उसकी जो पेरेंट कंपनी है, क्या, फ्यूचर रिटेल। ठीक है, फ्यूचर रिटेल, इनके साथ जो इनका जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, उसको लेकर ये अमेज़ॉन भी कहाँ गया था, ये सिंगापुर के कोर्ट में ही गया था। ठीक है, अब देखते हैं फिर ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली नहीं कहा है, बट ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं गूगल ने कि ये चैलेंज कर सकते हैं किसको, सीसीआई को। ठीक है, और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इन्वेस्टर, ऐसा भी हो सकता है कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए ही कही हो, कि इनके जो स्टॉक्स हैं, जो इनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी हो सकता है कहा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मैं रोज़ सुबह इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस लाता हूँ। ठीक है, तो चैनल पे बनी रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस देखते रहना। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।